विद्रोहियों ने यूएस का रिपर ड्रोन मार गिराया है। यमन के सादा इलाके में ड्रोन मार गिराया है। रिपर ड्रोन हूती विद्रोहियों ने ड्रोन की तस्वीरें जारी की हैं। अमेरिकी एयरफोर्स करती है MQ-9 रिपर हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल और उसको मार गिराया है। हूती विद्रोहियों ने इसे मार गिराया है। एक तरफ लगातार लेबनान और सीरिया में हमले जारी हैं इजराइल के, वहीं ड्रोन मार गिराने उन ड्रोन से जिनसे एयर स्ट्राइक की जा रही है, जिनसे हमले किए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, वहां पर भी अब ड्रोन मार गिराए जाने की खबर है। वो इलाके, वो एरियाज जो इजराइल से थोड़ी दूरी पर है, इजराइल से लगे हुए हैं, वहां पर लगातार हमले जारी हैं और अब हूती विद्रोहियों ने भी हमले तेज कर दिए हैं। हूती विद्रोहियों ने रिपर ड्रोन को मार गिराया है, जो कि अमेरिका का ड्रोन बताया जा रहा है, जिसको मार गिराया गया है। देखिए लगातार एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त कैसे बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे हम चर्चा करेंगे। इस वक्त कर्नल शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ है और इसके अलावा रविंद्र सचदेव विदेश मामलों की जानकार भी हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रविंद्र सचदेव जी आपके पास आते हुए सवाल ये खड़ा होता है कि इजराइल लगातार हम देख रहे हैं कि पहले हमास का खात्मा किया, फिर लेबनान पर अटैक किया, अब यमन की तैयारी की जा रही है। अकेले इतने सारे फ्रंट्स पर क्या इजराइल लड़ पाएगा? देखिए, इजराइल लड़ लेगा क्योंकि ये लड़ाई दूर से हो रही है, एयरफोर्स मिसाइल से हो रही है। इजराइल के पास अपने बहुत है, अनलिमिटेड अमेरिका से पीछे आते जा रहे हैं और इन देशों के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो इजराइल ये चलेगा। बट मैं बिगर पिक्चर पे आता हूं। ये जो पूरी ऑपरेशन नसरुल्लाह को मारने की थी, इसका नाम हमें ध्यान देना चाहिए। इन्होंने नाम दिया था न्यू ऑर्डर, यानी कि नई व्यवस्था। तो इजराइल जो इस समय कर रहा है वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपने आसपास ईरान तक एक नई व्यवस्था कायम करने की राह पर चल रहा है और उसने डिसाइड कर लिया कि इस नई व्यवस्था को बनाने में मुझे अब हैमर मारने। तो एक ये चल रहा है मेन चीज बिग पिक्चर में। दूसरा जो वेरिएबल बड़ा चल रहा है वो ईरान का जो चल रहा है। बार बार याद रखिए, ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन पता नहीं उन्होंने बना लिया है, कितने निकट है। कहा जाता है कि 10 दिन के अंदर एक बम वो बना सकते हैं, इतनी रेडीनेस में है। ईरान एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन फेंकेगा नहीं किसी पे, बट न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को सिग्नल देगा, भाई देखो मैं भी न्यूक्लियर पावर हूं, अब सतर्क हो जाओ। तो पॉइंट इसकी ये वॉर न्यूक्लियर की तरफ भी जा सकती है। अभी वो टेस्ट करेगा, इजराइल रुकेगा नहीं। इजराइल, हिजबुल्लाह, सीरिया, ईरान के जो भी करता रहेगा, ईरान को कभी ना कभी कुछ करना पड़ेगा। बट ईरान का पॉइंट एक और भी है कि ईरान का जो प्रेसिडेंट है इस समय वो मॉडरेट है, वो चाहता था रिश्ते बैलेंस, थोड़े सैंक्शंस कम हो जाए। ईरान की इकोनॉमी के हाल बुरे हैं, तो ईरान मेजरली अवॉइड कर रहा है एक तरह से। बट जिस राह पे ये न्यू ऑर्डर जो इजराइल कह रहा जा रहा है, इसके चलते डेफिनेटली ये पूरा जो इन्फर्नो है, आग है, ईरान तक ऑलरेडी पहुंच गई। भाई हानिया को उन्होंने ईरान में उनके प्रेसिडेंट के घर के बगल में 100 मीटर दूर में मार दिया, राइट। तो और ईरान के कमांडर्स भी मारे जा रहे हैं। नसरुल्लाह के साथ भी था इनका एक आया रिपब्लिकन गार्ड का। तो ईरान को कुछ करना पड़ेगा, बट ये न्यूक्लियर इशू एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड में रहेगा। तीसरा क्विक पॉइंट मैं कह रहा हूं, अभी जो बात हो रही थी, ये सारा हो रहा है, मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं? इनके पास इंटेलिजेंस है। और 2006 में जब इजराइल को लेबनान से एक तरह से हार हुई थी इजराइल की हिजबुल्लाह द्वारा 2006 में, राइट, 34 दिन की वॉर चली थी, उसके बाद से इजराइल ने हेवीली इन्वेस्ट किया अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्पाइंग वगैरह। एक यूनिट 8200 कहलाता है इजराइल का, जो यूनिट उन्होंने पूरा बनाया एस्पियोनाज, काउंटर, साइबर, ये सब करने के लिए। उन्होंने अपने फिजिकल कमांडर्स को चुपचाप भेज दिया अंदर जाकर के जासूसी रूप में, लेबनान में, सीरिया में, जहां जहां अपने बंदे घुसाए। इन्होंने वहां के लेबनीज इरानियंस को पैसे से खरीदा, दे। तो एक बड़ा लंबे टाइम से इन्होंने रविंद्र सर वापस लौट रहे हैं आपके पास, और भी बातें करेंगे और भी चीजें समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि और क्या आने वाले समय में हो सकता है। और भी मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जनरल सोई भी इस वक्त मेरे साथ है। सर, हूती, हमास, हिजबुल्लाह, हर तरफ से अटैक लगातार जारी है और ऐसा नहीं है इजराइल पीछे है, इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। तो मुश्किलें अब हर तरफ से बढ़ रही हैं। इसका परिणाम क्या होगा? ये सबसे बड़ा, सबकी नजरें कि अब होने क्या वाला है आगे, मिडिल ईस्ट में आखिर क्या होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा देखिए कि जिस समय जो हालात है, अभी तक खाली
गाजा में मेन लड़ाई चल रही थी, हिजबुल्लाह और हूती के साथ थोड़े बहुत बम्बार्डमेंट होते थे, कभी हूती ने रेड सी में कर दिया, कभी हिजबुल्लाह ने छोटे मोटे रॉकेट फायर कर दिए। लेकिन अभी पिछले 15-20 दिन से हमने देखा कि लड़ाई जो है ना नेक्स्ट लेवल पर आ गई, बहुत भयानक लड़ाई हो गई है। और जो भारी मात्रा में हिजबुल्लाह के साथ फोकस उनका शिफ्ट हो गया, इसराइल का भी गाजा से हटके अभी हिजबुल्लाह की तरफ आ गया। और जिस प्रकार से पेजर अटैक, उनके लीडरशिप की पूरी चेन, जैसे आप कल दिखा रहे थे, ऊपर से नीचे तक सब लीडर्स को मार के खत्म कर दिया, नसरुल्लाह जैसा लीडर को मार दिया। उसके अलावा वहां पर उनके रॉकेट सिस्टम खत्म कर दिए, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह की एक तरह से कुछ समय के लिए कमर तोड़ी है। लंबे समय के लिए मैं ये कहूँगा हिजबुल्लाह में अभी भी लड़ने की क्षमता है, उनके फाइटर ट्रेंड हैं, और ये एक लड़ाई इधर भी लंबी चलेगी। एक तो ये एंगल हो गया जो आप कह रही थी। दूसरी बात होगी हूती के साथ। हूती के साथ जैसे हूती बार बार फिर मिसाइल अटैक किया, इसराइल ने तुरंत जवाब दे दिया कि ये मत सोचना कि हम गाजा में फंसे, हम हिजबुल्लाह के साथ फंसे, तुमको भी जवाब दे सकते हैं, सीरिया में भी जवाब दे सकते हैं, और कोई आएगा उसको भी जवाब दे सकते हैं। चाहे जिसने भी आंख उठाने की कोशिश की, इसराइल में क्षमता है कि उसकी आंख निकाल के बाहर कर देंगे। तो यही कारण है कि आप देखिए किस प्रकार से ईंट का जवाब पत्थर से देते, एक मक्खी को हथौड़े से मारने की उनकी फिलॉसफी है। छोटा मोटा जवाब नहीं देते कि आपने एक मिसाइल फायर की तो हम एक मिसाइल से डिस्ट्रॉय करेंगे। एक मिसाइल उनकी फायर आती है तो 10 जगह उनकी डिस्ट्रक्शन की जाती है। एक इजराइल सोल्जर मरता है तो उनके 1000 मरते हैं। इस तरह की फिलॉसफी इसराइल की है। तो ये सब देखते हो वहाँ टेंशन तो बहुत भर गई है, लेकिन इसराइल इस समय में डिटरमिन्ड है। उनका दृढ़ निश्चय है कि दुनिया चाहे जो मर्जी बोलती रहे, चाहे ह्यूमन राइट्स वाले आए, चाहे यूएस आए या यूरोप आए या कोई भी आए, चाहे पोप आए, कोई भी कुछ बोलता रहे, इसराइल अपने हिसाब से आगे चलना है, क्योंकि उनका सर्वाइवल का सवाल है। उधर से ईरान भी एक एक्शन लेके आ रहा है। तो सर्वाइवल का सवाल है, और दूसरा कि चारों तरफ से हमने देखा कैसे इसराइल घिरा हुआ था, लेकिन एक एक करके अब बदला ले रहा है। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि अभी हम देख रहे हैं कि अटैक लगातार इसराइल कर रहा है, इससे पहले घिरा हुआ था चारों तरफ से। ऐसे तो युद्ध और ज्यादा भड़क जाएगा। भारत को अगर हम देखें तो क्या इंपैक्ट भारत पर देखने को मिलेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जो स्थिति है वो स्थिति नहीं है जो कि आज से 20 साल पहले थी। भारत एक उस सिचुएशन में पहुंचा हुआ है कि जहां उसकी कैपेबिलिटी है, जहां उसकी रिकग्निशन है, और जहां भारत की बात सुनी जाती है। और इस समय कोई ये है ना सोचे कि भारत अपनी कोई फौज भेजेगा या कुछ लड़ाई का सामान और इंक्रीज करेगा। नहीं, हाँ, अपने डायस्पोरा को सेफ रखेगा, उनको इवैक्यूएट करेगा। पर सबसे बड़ी बात है कि भारत की चिंता ये रहेगी कि किस तरीके से पूरे के पूरे टेम्परेचर्स को नीचे किया जाए, टेंशन नीचे की जाए। वो भारत की जो सुनाई है इसका फ़ायदा दुनिया उठाएगी। जो रेप्रोचमा का एंगल होगा वो भारत को जरूर इन्वॉल्व किया जाएगा कि किस तरीके से दोनों कंट्रीज की टेंशन लो हो। पर भारत ये देखेगा उसका इंटरेस्ट कहीं भी हानि ना हो इंटरेस्ट की, चाहे वो ट्रेड रूट, राइट, इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड रूट ऑफ रेलवे लाइन एंड सी लेन्स जो यूरोप तक जाता है, उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए, अपने डायस्पोरा पे असर नहीं पड़ना चाहिए। और भारत को जिस तरीके से हेल्प कर सकते करेंगे, पर ये मत सोचिए कि भारत एक साइड को ज्वाइन करके वो कोई भाग लेने की बात होगी, ये नहीं होगी। और भारत अपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिए अपनी टोटल इकोनॉमी को चेक करता रहेगा, ताकि उसकी पर वो ज़रूर है कि ओवरऑल इकोनॉमी जो डाउन हो रही है उसके ऊपर भी हमारी ट्रेड को असर पड़ रहा है और ज़रूर पड़ेगा। इसके लिए भारत चिंतित ज़रूर होगा और बाकी कंट्रीज भी चिंतित होंगे। वो भारत देखेगा कि चाइना अपना प्रेशर ना बढ़ाए भारत के बॉर्डर्स के ऊपर। ये सब कुछ ठीक है यहाँ क्या हो रहा है, पर चाइना बड़ा घात लगा के बैठा होगा कि जब सबकी नज़र इधर है तो साउथ चाइना सी और लद्दाख में वो अपना प्रेशर बढ़ाए, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करे, किस तरीके से वो मत करे। भारत को वो भी देखना पड़ेगा, अपना भी कोर्टयार्ड देखना पड़ेगा और बाहर भी देखना पड़ेगा। सो भारत की जो स्थिति है वो बहुत बड़ी एक भारी स्थिति ज़रूर होगी, पर भारत की क्षमता ऐसी है कि भारत उसको आराम से संभाल लेगा। और दुनिया इस समय भारत की चर्चा कर रही है कि टेंशन को दूर करने के लिए भारत को ये प्रोटेक्टिंग पावर का स्टेटस दिया जाए,
किस तरीके से बुलाया जाए, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। चलिए ठीक है सर, आपके पास देखिए वापस लौटेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि इजराइल ने देखिए अपने सबसे बड़े दुश्मन को ढेर कर दिया है और इसकी वजह से कई ऐसे आतंक प्रस्त देश हैं जिससे मिर्ची लग रही है। खास करके अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में नरसल्ला की मौत को लेकर मातम मनाया जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त जो है शोक मनाया जा रहा है नरसल्ला की मौत के बाद। पाकिस्तान की सड़कों पर हंगामा मचा है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत पर पाकिस्तान की आवाम और पुलिस आमने सामने है। नसरल्लाह की मौत का सदमा पाकिस्तानियों को ऐसा लगा है कि गम और गुस्से का उबार अब वहां की सड़कों पर सैलाब की शक्ल ले चुका है। नसरल्लाह की मौत से वहां आतंक समर्थकों को ऐसा झटका लगा कि वहां प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अब पूरी तरह से फूट पड़ा है। नसरल्लाह की मौत का बदला इजराइल और अमेरिका से लेने की मांग हो रही है और प्रदर्शनकारियों की ये भीड़ हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना समर्थन दर्ज कराने कराची में अमेरिकी दूतावास की तरफ कूच कर चुकी है। नसरल्लाह की मौत पर गदर, कराची में जमात वर्सेस सदर। ये तस्वीर रविवार की है जिस वक्त कराची की सड़कों पर आतंक समर्थक जमात इस्लामी के सदस्य नसरल्लाह की मौत के विरोध में अमेरिकी दूतावास का घेराव करने के लिए बढ़ रहे थे। भीड़ आक्रामक थी और पूरी तरह से अमेरिकी दूतावास को निशाने पर लेने की ताक में थी, जिन्हें रोकने के लिए आखिरकार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को बीच में आना पड़ा। लेकिन नसरल्लाह के हमदर्द पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के साथ टकराने से भी पीछे नहीं हटे। भीड़ को उकसाने वाले जमात इस्लामी के नेता ने उनके दिल में ऐसी आग लगाई कि देखते ही देखते पाकिस्तान की सड़कें युद्ध का मैदान बन गई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। भीड़ पर आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए, लेकिन जमात के नेताओं के दिल में लगाई आग ने प्रदर्शनकारियों में ऐसा असर डाला था कि प्रदर्शनकारी घंटों तक कदम पीछे करने को तैयार नहीं हुए। हमारा एक मकसद है कि इस्राइल ने एक बर्बरियत, एक जाहरियत की है। हम उस सैयद मजलूम शहीद से इजहार यकजहती और अमेरिका इस्राइल से इजहार नफरत के लिए सड़कों पर आए हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के समर्थन में सड़कों पर उतरी भीड़ का ये जज्बा बेवजह नहीं है। दरअसल जिस तरह ये खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इजराइल के विरोध में बयान दे रहे हैं, उसने वहां की आवाम को हिजबुल्लाह के समर्थक का हौसला दे दिया है। बहरहाल अब पाकिस्तान के पीएम और वहां के आतंक परस्त समर्थक चाहे कितना भी उछल ले, इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को जहन्नुम की सैर पर भेज दिया है और इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि धरती से आतंकियों के सफाई का ऑपरेशन यूं ही जारी रहने वाला है।